स्वागत है आप सभी लोगों का इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस का जो प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया था उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 2 डिस्कस करने वाले हैं और इसमें हमने 25 क्वेश्चन कवर किए हैं। तो आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपने 25 प्रश्नों में से कितने प्रश्न किए, यानी कि कितने प्रश्न सही किए। तो वो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और लास्ट में आपसे एक प्रश्न पूछा है तो उसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें आप। पहला प्रश्न है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन डैश में आयोजित हुआ था। तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसका पहला अधिवेशन कहाँ पे आयोजित किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा बम्बई, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है। अगर हम इसकी स्थापना की बात करें तो कांग्रेस की जो स्थापना है वो 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में होती है। और इस समय जो वायसराय थे ये कौन थे, तो ये आपके डरफिन जो थे ये वायसराय थे। ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। डरफिन जो थे ये इस समय 28 दिसंबर कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय थे। अगर इसकी स्थापना के समय की हम बात करें तो ये किस कॉलेज में हुई थी, तो गोकुल दास, जो आपका गोकुल दास तेजपाल सिंह कॉलेज है, गोकुल दास तेजपाल सिंह संस्कृत कॉलेज जो है उसमें इसकी स्थापना की गई थी। और कितने प्रतिनिधि थे, तो टोटल 72 प्रतिनिधि थे उस समय स्थापना के समय। और उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष किसको बनाया गया था, तो व्योमेश चंद बनर्जी को उस समय 1885 में स्थापना के समय जो है कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। तो ये आपको याद रखना है। वहीं अगर हम दूसरे सेशन की बात करें, यानी कि जो 1886 में आयोजित किया जाता है, दूसरा सेशन कहाँ पे आयोजित किया जाता है, कोलकाता में इसको आयोजित किया जाता है। और इसके अध्यक्ष कौन बनते हैं, तो दादा भाई नरोजी जो हैं ये दूसरे अध्यक्ष बनते हैं कांग्रेस के दूसरे सेशन के। इसके बाद तीसरा अध्यक्ष कौन बनता है, तो तीसरा सेशन होता है 1887 में और ये मद्रास में इसको आयोजित किया जाता है। कहाँ पे, मद्रास में। और इसके अध्यक्ष जो बनते हैं सैयद बदरुद्दीन तैयब जी जो है वो इस सेशन के अध्यक्ष बनते हैं। और ये पहले मुस्लिम थे जो कांग्रेस के तीसरे, यानी कि 1887 के मद्रास अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे। तो ये आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है। वहीं अगर हम चौथे अध्यक्ष की बात करें तो चौथा सेशन जो है ये आपका इलाहाबाद, यानी कि 1888 में कहाँ पे, इलाहाबाद में इसको आयोजित किया गया था। जो वर्तमान में क्या है, जो प्रयागराज है, वर्तमान में ये 1888 में आयोजित किया गया था। और इसमें पहले अंग्रेजी अध्यक्ष बनाए जाते हैं, वो आपके कौन बनते हैं, तो जॉर्ज यूल जो है ये आपके पहले अंग्रेजी अध्यक्ष बनते हैं। इसमें हम और आगे डिस्कस करेंगे। पहली महिला अध्यक्ष कौन बनती हैं, तो वो एनी बेसेंट जो थी वो पहली महिला अध्यक्ष बनती हैं। वहीं अगर हम पहली भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष की बात करें तो उसमें जो है ये आपकी सरोजिनी नायडू बनती हैं, जो 1925 में कानपुर में कांग्रेस का अधिवेशन किया गया था। और सबसे लंबे समय तक कांग्रेस की अध्यक्ष रहने वाली महिला जो थी वो कौन सी हैं, तो वो आपकी जो है वो सोनिया गांधी जी जो हैं ये आपकी सबसे लंबे समय तक जो अध्यक्ष रही है। तो आगे हम इसको डिस्कस करेंगे। हमने 5 सेशन डिस्कस किए, ऐसे ही जितने कांग्रेस के इंपॉर्टेंट सेशन हैं वो सारे हम हर एक प्रश्न के थ्रू कवर करेंगे। अगला प्रश्न आता है, भारत में कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं। तो भारत में कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा 18 भारत में जैव आरक्षित क्षेत्र है। जिसमें से क्या है, जो 12 जो है ये यूनेस्को के विश्व नेटवर्क, यानी कि जो मैप है, मैन एंड द बायोस्फीयर प्रोग्राम है, उसमें शामिल किया गया है। किसमें, 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में 12 को मैप के थ्रू जो यूनेस्को का विश्व नेटवर्क है उसमें शामिल किया जा रहा है। कितनी, वो 12 साइडें हैं। तो मैप का फुल फॉर्म क्या है, मैन एंड द बायोस्फीयर, ये मैप का फुल फॉर्म है। अगर वहीं इसमें हम जैव मंडल की बात करें तो पहला जो बनता है, पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बनता है वो बनता है नीलगिरी। ये आपका पहला जैव आरक्षित क्षेत्र बनता है, जो आपका तमिलनाडु, केरला और कर्नाटक में इसका हिस्सा है। दूसरा अगर हम बात करें तो अन्य जो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है उसमें आ जाता है आपका मन्नार की खाड़ी, जो आपका तमिलनाडु में स्थित है। इसके बाद आता है सुंदरवन जो आपका वेस्ट बंगाल में स्थित है। फिर दूसरा आता है नंदा देवी,
नंदा देवी कहाँ, उत्तराखंड में स्थित है। इसके बाद आता है नोकरेक। नोकरेक जो पहाड़ी है ये कहाँ पे है, तो ये आपकी मेघालय में है। तो अभी हमने आपके साथ ये 5 डिस्कस किए, ऐसे ही हम आपके साथ 18 डिस्कस करेंगे। तो शॉर्ट नोट्स आप साथ में बनाते चलिएगा। अगला प्रश्न देखें, उससे पहले आप लोगों को बता दें कि करंट अफेयर के लिए अभी से आप लोग तैयार हो जाइए। ये हमारी जो ई बुक है ये आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी, स्पेशली एसएससी के जितने भी एस्पिरेंट हैं उनके लिए। इसमें हमने क्या है, मंथ वाइज करंट अफेयर, ये 1 जनवरी 2025 से लेके 1 दिसंबर 2025 तक ये अपडेट कर दिया गया है। इसको मंथ वाइज करंट अफेयर कवर कर रखा है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसमें कवर कर रखे हैं, प्लस 250 प्लस इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेट के लिए आपको दिए जा रहे हैं। मात्र 39 रुपये इसका प्राइस है। और साथ में हम क्या है, स्टैटिक जीके की ई बुक जो है उसको भी सेल के लिए अवेलेबल है, तो उसको भी आप परचेज कर सकते हैं, क्योंकि स्टैटिक जीके और करंट अफेयर का रोल ही एमटीएस में जीके जीएस के सेक्शन में इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, खजुराहो के मंदिर किस राजवंश के दौरान बनाए गए थे। तो खजुराहो के अगर हम मंदिर की बात करें तो ये किस राजवंश के दौरान बनाए गए थे, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चंदेल वंश के शासनकाल के समय इनको बनाया गया था। साथ में आप लोग भी आंसर करते चलिएगा। तो अगर हम इसकी बात करें चंदेल वंश की, तो 950 ईस्वी पूर्व से 1050 ईस्वी पूर्व के बीच में खजुराहो में ये बनाए गए थे। और चंदेल वंश के द्वारा जो प्रमुख मंदिर बनाए गए उसमें से कौन कौन से मंदिर आते हैं, कि खजुराहो में ही इनकी स्थिति है, जिसमें मंदिर आता है आपका कंदरिया महादेव का मंदिर है। दूसरा आता है 64 योगिनी मंदिर, कौन सा है, 64 योगिनी मंदिर। और तीसरा आपका आता है लक्ष्मण मंदिर। ये जो हैं वो चंदेल शासकों के द्वारा कुछ प्रमुख मंदिर बनाए गए हैं जो एग्जाम में आपके रिपीटेड पूछे जाते हैं। और ये किस धर्म से संबंधित हैं, तो हिंदू और जैन धर्म से ये मंदिर जो हैं आपके संबंधित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, मैग्नस कार्लसन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, यानी कि शतरंज से मैग्नस कार्लसन संबंधित हैं। वहीं अगर हम शतरंज से कुछ महत्वपूर्ण नामों की बात करें जो कि इंडिया के फेमस हैं, तो सबसे पहला नाम आता है विश्वनाथ आनंद, जो कि भारत के पहले ग्रैंड मास्टर रहे। इसके बाद डी गुकेश, कोनेरू हम्पी और आर प्रज्ञानंदा। ये आपके जो है भारत के कुछ फेमस चेस खिलाड़ी हैं जो पूछे जाते हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स सेक्शन में ये इंपॉर्टेंट पर्सन और उनका रिलेटेड स्पोर्ट्स पूछा जाता है। वहीं अगर अजरबैजान के एक जो चेस खिलाड़ी हैं उनकी बात करें तो गैरी कैस्परोव जो हैं वो आपके अजरबैजान के इम्पोर्टेंट खिलाड़ी हैं, ये भी आपको याद रखना है। अगला आता है द रेस ऑफ माई लाइफ किस प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा है। तो द रेस ऑफ माई लाइफ ये जो आत्मकथा है किसकी है, तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि मिल्खा सिंह इसका राइट आंसर है। वहीं अगर हम कपिल देव की पुस्तक की बात करें तो कपिल देव की पुस्तक है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, ये कपिल देव की पुस्तक है। वहीं सानिया मिर्जा की अगर हम बात करें तो सानिया मिर्जा की जो पुस्तक है एस अगेंस्ट ऑड्स, ये आपकी सानिया मिर्जा की पुस्तक है। और वहीं युवराज सिंह की बात करें तो युवराज सिंह की जो पुस्तक है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ये युवराज सिंह की पुस्तक है। कपिल देव की स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट्स है, सानिया मिर्जा की एस अगेंस्ट ऑल, और मिल्खा सिंह का ही प्रश्न पूछा गया था द रेस ऑफ माई लाइफ। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आता है वर्ष 1982 के एशियाई खेलों की मेजबानी किस देश ने की। तो 1982 में जो एशियाई खेल हुए थे उनकी मेजबानी किसके द्वारा की गई थी, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत ने टोटल अब तक 2 बार ही एशियन खेल्स की मेजबानी की। एक तो जो मेडन यानी कि पहला सेशन कराया गया था 1991 में एशियन खेल का वो, और दूसरा 1982। भारत ने अब तक कुल 2 बार एशियन खेल्स की मेज़बानी की। अगर हम 1982 की बात करें तो 1982 में जो भारत की रैंक रही थी वो 5th रैंक रही थी, जिसमें भारत ने टोटल 57 मेडल जीते थे और 13 गोल्ड जीते थे इसमें 1982 में। वहीं अगर हम 1951 की बात करें
तो जो 1951 में एशियन गेम्स हुए थे, ये दोनों ही 1951 और 1982 के जो खेल हुए थे नई दिल्ली में ही आयोजित कराए गए थे। वहीं 1951 में जो भारत की रैंक रही थी, ये सेकंड रैंक रही थी, जिसमें भारत ने टोटल 51 मेडल जीते थे और 15 गोल्ड मेडल जीते थे। फर्स्ट रैंक पे 1951 में कौन रहा था, तो जापान जो है वो फर्स्ट रैंक पे रहा था, और 1982 में जो है चाइना फर्स्ट रैंक पे रहा था। अगला प्रश्न आता है, रामसर कन्वेंशन किस वर्ष में हुआ था। तो रामसर कन्वेंशन जो है वो ईरान के एक रामसर शहर में इस कन्वेंशन को लागू किया गया था। रामसर साइट्स यानी कि जो आर्द्र भूमि होती हैं उनको संरक्षित करने के लिए विश्व भर में अलग अलग जगह की जो आर्द्र भूमियाँ होती हैं उनको संरक्षित करने के लिए ईरान के रामसर शहर में एक ये कन्वेंशन हुआ था। तो ये कब किया गया था, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 1971 में इसको ये रामसर कन्वेंशन हुआ था। लेकिन ये लागू कब हुआ, तो 1975 में ये लागू हुआ था। और भारत ने इसे कब एक्सेप्ट किया था, तो भारत ने इसे एक्सेप्ट जो है वो 1982 में किया था। लेकिन एक चीज़ याद रखनी है, जो भारत की साइड थी, पहली साइड, वो 1981 में ही चुनी जा चुकी थी। क्या है, और भारत ने एक्सेप्ट कब किया था, तो 1982 में रामसर कन्वेंशन पर भारत ने हस्ताक्षर किए थे। लेकिन भारत की दो साइड यानी कि पहली जो साइड चुनी गई थी वो थी आपकी चिल्का, जो कि उड़ीसा में स्थित है, और दूसरी थी आपकी केवला देव जो अभ्यारण्य है, ये राजस्थान की। ये दो साइड थी जो 1981 में चुनी गई थी। और एक प्रश्न और पूछा जाता है आपका रामसर कन्वेंशन से ही 2 फरवरी, क्योंकि 2 फरवरी 1971 को ही ईरान के रामसर शहर में इसको कन्वेंशन को किया गया था। तो 2 फरवरी को क्या है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस के रूप में भी हम मनाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में डैश किसी व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करना ये क्या कहलाता है। तो समानता, स्वतंत्रता, बंधुता या न्याय। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी बंधुता होगा। ये प्रस्तावना में बंधुता किसी व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करने के लिए दर्शाता है। इसमें अगर हम प्रस्तावना की बात करें तो प्रस्तावना में सबसे पहला प्रश्न पूछा जाता है कि अब तक कितनी बार संशोधन हुआ। तो प्रस्तावना में केवल एक बार ही इसको संशोधित किया गया, और ये कब किया गया, तो 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत इसको संशोधित किया गया, जिसमें 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता। ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत इनको जोड़ा गया था। अगला प्रश्न आता है, अशोक के अभिलेख के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मगध साम्राज्य में एक प्रांतीय केंद्र नहीं था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इंद्रप्रस्थ जो है इसका राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन सी, ये मगध साम्राज्य के एक प्रांतीय केंद्रों में से नहीं था। अगला प्रश्न आता है, एक ऑब्लिकर मैब्यून के साथ सुव्यवस्थित जो ये अंकल लिख गया है, एंगल वाली कोशिकाएं इस प्रकार नामित होती हैं, तो उनको हम किस नाम से जानते हैं, तो वो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं। अगला प्रश्न आता है, संघीय बजट 2025-26 के अनुसार किराए पर टीडीएस कटौती की संशोधित वार्षिक सीमा क्या तय की गई है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 6 लाख रुपए जो है संघीय बजट यानी कि जो फाइनेंशियल ईयर 2025-26 का बजट आया उसमें किराए पर जो टीडीएस कटता है वो 6 लाख रुपए संशोधित वार्षिक सीमा इसकी तय की गई है। करगम लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो करगम लोक नृत्य की अगर हम बात करें तो ये आपका किस राज्य से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि ये करगम लोक नृत्य जो है आपका तमिलनाडु से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, कवक निम्नलिखित में से किस वस्तु पर उगता है। रोटी, अचार, चमड़ा और कपड़े। ये मतलब आपके पास 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। जो अभी जो ईडीक्यूटी है वो लेटेस्ट इसी पैटर्न पे प्रश्न पूछ रहा है, क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं आपके। तो कवक निम्नलिखित में से किस वस्तुओं पर उग सकता है। ये आपके पास रोटी, अचार, चमड़ा, कपड़े, ये 4 आपके पास ऑप्शंस दिए गए हैं, और ये आपके जो हैं इनमें से आपको एक सिलेक्ट करना है। तो ये क्या है, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं ऑप्शंस, ये आपका 13 है। तो जो कवक है ये चारों पर जो है ये उग सकता है। तो यहाँ पे अब हम मिला लेते हैं जिसमें ये चारों दिए गए होंगे। तो ऑप्शन डी जो है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आता है, किस प्रकार की कृषि में भूमि उपयोग भोजन व चारे की फसलें उगाने और पशुधन पालने के लिए किया जाता है। तो ये आपको पता ही होगा, जो मिक्स्ड फार्मिंग होती है, मतलब मिश्रित कृषि को ही हम
जानते हैं, जिसमें हम फसल उगाना और पशुधन पालन के लिए इसको करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अरुणाचल प्रदेश का एक कृषि उत्सव है जो गालो जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, मोपिन जो है इसका राइट आंसर है। ऐसे अपराध जिनके लिए पुलिस न्यायालय आदेश के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है उसे क्या कहा जाता है? मतलब बिना किसी न्यायालय के आदेश के बिना भी पुलिस जो है व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है, तो ऐसे अपराधों को क्या कहा जा सकता है? तो ये इसका राइट आंसर क्या होगा? संज्ञेय अपराध, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आता है, एस्किमो किस भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित है? तो जो एस्किमो है आपका किस पे? ध्रुवीय क्षेत्र यानी कि पोलर रीजन से ये आपका संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी तीन प्रमुख प्रकार की सेलों में से एक नहीं है? अग्नेय सेल, चुंबकीय सेल, क्रियांतर और अवसादी। तो जो सेल पूछी गई इनमें से एक नहीं होती है, तो वो कौन सी है? तो चुंबकीय सेल ये नहीं होती है। बाकी अग्नि, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक ये आपकी तीन जो होती हैं रॉक्स होती हैं। 18वीं शताब्दी में ब्रिटेन, ये आपका ब्रिटेन है, ब्रिटेन में सूती कपड़ा उद्योग विकास का परिणाम क्या हुआ? तो 18वीं शताब्दी में जब सूती कपड़ा उद्योग का ब्रिटेन में विकास हुआ तो उसका परिणाम क्या निकला? तो उसका राइट आंसर क्या था? तो भारत में कपड़ा उत्पादन में गिरावट आई। अगला प्रश्न आता है, सोने की खदान में धंसने के कारण खबरों में रहा सिंजियांग प्रांत किस देश में है? तो मतलब सोने की खदान जो थी धंसने के कारण धंस गई थी वो जमीन में, तो खबरों में रही थी, वो किस प्रांत से संबंधित है? तो क्या है राइट आंसर? क्या होगा? चीन इसका राइट आंसर होगा। गैर नृत्य राजस्थान के किस समुदाय के द्वारा किया जाता है? तो जो गैर नृत्य है ये राजस्थान के किस समुदाय के द्वारा इसको किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी यानी कि भील जो समुदाय है वो गैर नृत्य राजस्थान में इसके द्वारा किया जाता है। दक्कन में मराठाओं द्वारा वसूले जाने वाले भू राजस्व के 25% को क्या कहा जाता है? देखिए, मराठाओं के द्वारा भू राजस्व वसूला जाता था दक्कन में 25%, तो उस भू राजस्व को हम किस नाम से जानते थे? ये आपका प्रश्न पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा चौथ, यानी कि चौथ कर के नाम से हम इसको जानते हैं। अगला प्रश्न है, इलियास खान का जन्म लखनऊ के संगीतकारों के घरानों में हुआ था, वह डैश बजाने के लिए जाने जाते थे। तो वो किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जाने जाते थे? क्योंकि लखनऊ घराने में उनका जो है वो जन्म हुआ था। और लखनऊ घराना मैंने बताया था, लखनऊ, जयपुर और बनारस घराना जो है आपके ये कथक नृत्य से संबंधित हैं, और कथक नृत्य जो है वो हिंदुस्तानी संगीत से संबंधित है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो सितार जो है इसका राइट आंसर होगा। इलियास खान जो है ये सितार वाद्य यंत्र के लिए संबंधित थे। अगला प्रश्न आता है, मानव शरीर का सामान्य तापमान डैश होता है? तो मानव शरीर का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो कितना होता है? तो इसका राइट आंसर होगा 37 डिग्री सेल्सियस, ये मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है। अगला प्रश्न आता है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शिशु मृत्यु दर, यानी कि 2011 की जो जनगणना थी उसमें शिशु मृत्यु दर कितनी थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 13.6% जो थी भारत की 2000 जनगणना के अनुसार शिशु मृत्यु दर थी। अब देखते हैं आज का प्रश्न, जिसका आंसर आप लोगों को हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। तो प्रश्न है कि स्माइलिंग बुद्धा परमाणु परीक्षण किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था? प्रथम पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना और चौथी पंचवर्षीय योजना। तो किस समय ये परमाणु परीक्षण किया गया था? और जो परमाणु परीक्षण किया गया था ये पहला परमाणु परीक्षण था। आपको ये भी बताना है कि दूसरा परमाणु परीक्षण कब किया गया था और किस कोड, जैसे पहले परमाणु परीक्षण का नाम जो था वो स्माइलिंग बुद्धा था और दूसरा परमाणु परीक्षण किस कोड से किया गया था। इसके बाद ये आपसे हमने प्रीवियस वीडियो में प्रश्न पूछा था जिसका आंसर कई सारे बच्चों ने सही दिया। आदिवासियों का महाकुंभ किस मेले को कहा जाता है और यह किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो आदिवासियों का जो महाकुंभ होता है, महाकुंभ मेला, वो हम बड़ेश्वर यानी कि बनेश्वर मेला को कहते हैं और इसको राजस्थान में आयोजित किया जाता है। बाकी आप लोगों को मैंने ऊपर बता ही दिया था कि हमारी ये करंट अफेयर की ई बुक है जो 1 जनवरी 2025 से लेके दिसंबर 2025 तक ही अपडेटेड है। इसे आप परचेज कर सकते हैं, इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वहीं ये हमारी स्टैटिक जीके की ई बुक रही
और आप लोगों को पता ही होगा कि एसएससी एमटीएस में स्टैटिक जीके का वेटेज क्या है। ये जब पहली बार 2023 में हमने उसको लॉन्च किया था स्टैटिक जीके, और एसएससी एमटीएस के समय ही लॉन्च किया था, तब इस बुक ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया था। और ये अब लेटेस्ट है, मतलब 2.0 आ चुकी है, जो आपका अब नेक्स्ट एग्जाम होने वाला है 26 में, उसके लिए ये बेहतरीन बुक है। ज़्यादा नहीं है, बस मात्र 120 पेजों में हमने पूरा स्टैटिक जीके फैक्ट वाइज कवर कर रखा है, और प्रीवियस प्रैक्टिस सेट के साथ भी। तो स्टैटिक जीके और करंट अफेयर का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे परचेज कर सकते हैं। बाकी ऐप पे एसएससी के सभी एग्ज़ाम्स और रेलवे के सभी एग्ज़ाम्स और जो स्टेट्स एग्ज़ाम है जिसमें यूपी पुलिस और यूपी एसआई और यूपी लेखपाल, मॉक टेस्ट ऐप पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा दिए गए हैं। तो आप लोग जाके मॉक पे ये चेक कर सकते हैं। और जीके जीएस के भी फुल लेंथ मॉक्स और शॉर्ट लेंथ मॉक्स और करंट अफेयर के मॉक टेस्ट सभी प्रोवाइड करा रखे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा ऐप का, वहाँ से आप लोग टेस्ट दे सकते हैं। बाकी आप लोग वीडियो पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी अराउंड 900 सब्सक्राइबर हो गए हैं, 100 सब्सक्राइबर कम है। तो इस वीडियो में जब तक 24 आवर्स होते हैं तो 24 आवर्स के अंदर अंदर बन के सब्सक्राइबर, मतलब जब तक नेक्स्ट वीडियो यानी कि पार्ट 3 प्रैक्टिस सेट 3 जब तक अपलोड हो, तब तक आप लोग बन के कराने की इसको शेयर करें, जब तक बन के हो जाए, जब तक, क्योंकि हमारा नेक्स्ट जो प्रैक्टिस सेट आएगा तब तक। धन्यवाद। बाकी मिलते हैं फिर प्रैक्टिस सेट